प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद पाठ का अध्ययन करेंगे। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्या हैं? निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। बेनीपुर गांव में जन्म होने के कारण ही इनका नाम बेनीपुरी पड़ा है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की थी। मैट्रिक समझते हैं? मैट्रिक कहते हैं 10वीं क्लास को। किसको? 10वीं को। तो बड़ी ही कठिनाई से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की। श्री बेनीपुर जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, स्वाध्याय के बल पर हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। निपुणता की मतलब माहिर हो गए, दक्ष हो गए, निपुणता प्राप्त की तथा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी गंभीर अध्ययन किया। गंभीर, गहन अध्ययन जिसको कहते हैं, डीपली गंभीर अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी 10 बार जेल गए। कितनी बार? 10 बार जेल गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में राम वृक्ष बेनीपुरी जी बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू किया तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। जीवन यापन के मतलब जीविका उनकी हो गई, वही उनका कमाई धमाई का जरिया हो गया। इन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया। किसान मित्र, तरुण भारत, नया भारत, युवा भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया। इनका निधन सन 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास में है इनकी कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, पतितों। कहानी संग्रह है चिता के फूल। नाटक तथा एकांकी में है अम्बपाली, संघमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, तथागत, विजेता, रामराज्य तथा गांव का देवता। रेखा चित्र में है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता। निबंध तथा संस्मरण में है जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, मसाल। यात्रा वृत्तांत में है मेरे तीर्थ, उड़ते चलो, पैरों में पंख बांधकर। जीवनी में है कार्ल मार्क्स की जीवनी और जयप्रकाश नारायण की जीवनी। साहित्यिक विशेषताएं। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। वे निष्ठावान भारतीय संस्कृत के पुजारी भी हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृत के दर्शन होते हैं। इनके साहित्य में गहन अनुभूतियों और उच्च कल्पनाओं का सुंदर मिश्रण है। इनकी रचनाओं में जहाँ जीवन से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है, वहाँ उनके समाधानों की ओर संकेत भी किए गए हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है, जिससे मानव के विकास की प्रेरणा मिलती है। भाषा शैली। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी साहित्य की भाषा सरल, सहज, रोचक एवं ओजस्वी है। अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली। अलंकृत, शोभायमान। भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव देशज, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है।
अब बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ का सार सुन लेते हैं एक बार। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र विधा है एक, जैसे कहानी हो गई, संस्मरण हो गया, निबंध हो गया और यात्रा वृतांत हो गया। ये सब क्या है, जो है एक विधा है। रेखा चित्र एक विधा है। लेखक ने इसमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। विलक्षण, विलक्षण का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी से न मिलने वाला, मतलब बहुत ही अलग तरीके के लक्षण जिसमें हों, जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व वाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता है। वेशभूषा मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया, पीला वस्त्र और टीका चंदन लगा लिया, वाह्य दिखावा किया और सन्यासी हो गए, नहीं। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। क्या होते हैं सन्यास का आधार? जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो इसमें बाल गोविंद भगत जी के बारे में बताया गया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। गोरे वर्ण के मतलब उनका रंग कैसा था? गोरा था। मंझोले कद थे मतलब ना तो बड़ा ही था, लंबा ही थे, लंबाई में थे, और ना ही ज़्यादा छोटे थे, मंझोले कद के थे, बीच के। उनकी आयु 60 से ऊपर की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर टोपी पहनते थे। कबीर टोपी, एक कबीर पंथी टोपी आती है, उसको पहनते थे, जिसको कबीरदास जी पहनते थे। और सर्दी के मौसम में काली कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं, गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब समझते हैं जो घर बार का जीवन जीते हैं। सन्यासी तो वो होते हैं जो घर बार त्याग देते हैं अपना, लेकिन वे गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। मतलब थे गृहस्थ जरूर, लेकिन साधुओं जैसा व्यवहार भी उनका था, उसमें वो खरे उतरते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कबीर के विचारों से वे वो बहुत प्रभावित थे, मतलब उनके मन पर, उनके हृदय पर, उनके दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था कबीर का। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। हमेशा सच्ची बात कहते थे और हमेशा जो है अच्छा व्यवहार करते थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। बिना मतलब वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वे बिना पूछे किसी वस्तु को नहीं छूते थे। उनके लिए कबीर साहब थे। उनके लिए कबीरदास को अपना साहब मानते थे और उनका सब कुछ साहब का था, और जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ मानते थे कि ये साहब का है। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। जब खेत में फसल तैयार हो जाती थी तो वो सबसे पहले, जब फसल को जो है तैयार होती थी, तो उसको साहब के यहाँ ले जाते, जहाँ कबीर साहब का मठ था, जहाँ पर वो कबीर की पूजा वगैरह करते थे लोग, जो वहाँ पर बैठते थे साधु संत, वहाँ पर ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भगत एक अच्छे गायक भी थे। वे एक अच्छे गायक भी थे। उनका मधुर गान सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ आते ही, आषाढ़ समझते हैं? आषाढ़ जब बरसात का महीना शुरू होता है, जून के लास्ट और जुलाई के शुरुआत में आषाढ़ आता है, जब बरसात शुरू हो जाती है। आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गाँव अर्थात आदमी औरतें सब कुल मिला के, मतलब आदमी औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे, क्योंकि वो धान की रोपाई का समय होता है। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में, एक क्रम में काम करने लगते थे। जब वो गाते थे, जब ध्वनि ताल और क्रम में बजती थी, तो वो सब अपने काम में मग्न हो जाते थे उसी ताल और क्रम में। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। भादों आप समझते होंगे, जो भादुआ का महीना कहते हैं। भाद्रपद में क्या है कि अंधेरी रातों में, उसकी भादों की रात बहुत ही अंधियारी होती है। पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था, उस समय बाल गोविंद का संगीत जग रहा होता था। मतलब कहने का इतना, जब रात को सब सो जाते थे तो उस समय भी बाल गोविंद भगत जो है वो गाया करते थे। आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो दोहा गाया करते थे। बाल गोविंद भगत कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। बाल गोविंद भगत जो है
कार्तिक का महीना होता है, उस समय से फागुन महीने तक, फागुन जब होली होती है, कार्तिक होती है दिवाली के समय, कार्तिक से फागुन तक जो है प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ जाते थे और 2 मील चल करके नदी स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरा क्या होता है? पोखरा तालाब को कहते हैं। पोखरे पर वे अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। जो तालाब के किनारे जो है थोड़ी सी ऊंची जगह होती है, वहीं पर पोखरा उसी को बोलते हैं। वहाँ पर वो बैठ जाते थे और जो है गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। माघ समझते हैं? माघ जब फागुन आता है, जो होली वाला समय होता है, उससे 1 महीने पहले की बात होती है। माघ का दिन था। लेखक को बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। गांव के बाहर पोखर पर गीत गा रहे थे बाल गोविंद भगत, तो लेखक जो है वहीं पर गया वो गीत सुन करके। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। बाल गोविंद भगत संगीत गाने में इतने मस्त थे, बिल्कुल मगन थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। माथे पर खूब पसीना आ गया था और वो मस्त थे गाने में। लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। कहने का मतलब है कि उनके गाने में ऐसा मधुर गान था कि सर्दियों में तो गर्मी आ जाती थी और गर्मियों में जो है शीतलता आ जाती थी। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे, मतलब गाना जब सुनते थे लोग तो तन फड़कने लगता था। जैसे हम गाना सुन करके डांस करने का मन करता है, नाचने का मन करता है, नृत्य करने का मन करता है, उसी तरह से लोगों के तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओतप्रोत हो जाता था। उनके घर का आंगन जो है वो संगीत की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता था, सारा भर जाता था। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी बाल गोविंद भगत के, उस दिन तो उनकी साधना का चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष का मतलब कि अपनी चरम सीमा पर था, बहुत ही ऊंचाई पर। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था, एक ही बेटा था अकेला और बोदा सा था, सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। इकलौता का मतलब होता है अकेला, जो अकेली संतान हो। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उनके बेटे की बहू जो है वो घर का प्रबंध करने में, घर का काम करने में बहुत ही कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा काम काज संभाल लिया था। लेखक बाल गोविंद भगत के उस कार्य से हैरान रह गया था। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढक रखा था, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कफन होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, उससे ढक दिया जाता है। उसके सिर की ओर चिराग जला रखा था और सिर की तरफ क्या किया था? एक दिया जला रखा था। वे अपने पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं और खुद तो जो है मस्ती में गाते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, और पुत्र वधू को भी कहते हैं कि आप भी उत्सव मनाओ, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है। क्योंकि उनका मानना था कि उनके बेटे की आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है? यह उनका विश्वास बोल रहा था, वह विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता आया है। उन्होंने अपनी पतोहू से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई थी। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ। जब उनका बेटा मर गया था तो बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू की भाई को बुलवाया और कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो। किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद का कहना था कि वह अभी जवान है और उसका अपनी इंद्रियों पर काबू रखना मुश्किल है। किंतु वह आग्रह कर रही थी कि मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। भगत भी अपने निर्णय पर अटल थे, मतलब टल नहीं सकते थे। उन्होंने अपना जो कह दिया एक बात कि अब इसे ले जाओ और ये जाए हमारे घर से, तो कह दिया। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत जी ने कहा कि पुत्र वधू को कि तो अगर तू रहती है तो फिर मेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा
संत समागम के लिए जाते थे वे घर से खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थ थे, मतलब कि गंगा स्नान में 4-5 दिन लग जाते थे आने जाने में पैदल, लेकिन वो घर से खाकर जाते थे और उल्टा आकर के घर पर ही खाते थे, बीच में वो कुछ नहीं खाते थे, इसलिए किसी से भीख भी नहीं मांग सकते थे। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। नेम व्रत, जो पहले वो व्रत वगैरह करते थे, जो जैसे नियम वो पाल रखे थे वैसे ही थे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उनके जीवन का धागा टूट गया हो, मानो माला का एक एक माल मन का बिखर गया हो। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद नहीं रहे, वहाँ सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। अब आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।